चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन सर्कुलर लूप। दरवाजा खुला रहने देना। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन द सर्कुलर लूप। ये स्टेट बोर्ड का है ना पार्ट। ये जो डेरिवेशन मैं पूरा लेने वाला हूँ, स्टेट बोर्ड के लिए डेरिवेशन लेने वाला हूँ। एग्जैक्ट यही डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी है, बस ये डायग्राम को ऐसा करके उसने ऐसा कर दिया है, आड़ा है ना, ऐसा कर दिया उसने डायग्राम को। तो z एक्सिस की जगह ये जो पॉइंट P है वो कहाँ रहा, x एक्सिस पे। तो हम जो बोर्ड के हिसाब से जो डिस्टेंस z लेने वाले हैं एनसीईआरटी में वो x दिया हुआ है, और मैं देखो थोड़ी देर के बाद जस्ट सिर्फ डेरिवेशन तक z रख रहा हूँ मैं। उसके आगे जितने भी डिस्टेंस लिखूंगा मैं x से ही लिखूंगा, क्योंकि हमको जो देना है नीट उसमें ये डिस्टेंस को x से ही मेंशन किया जाता है क्या ना। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आगे जाके हम देखेंगे कि ये डायग्राम उसमें ऐसा टिल्ट हो जाता है हॉरिजॉन्टली, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस आपका z के बजाय x होता है। अब इसको अरेंजमेंट को समझिए। आपके पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आप इमेजिन करके चलिए, ये है कैपिटल R, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। वो करंट I कैरी कर रहा है, इट इज कैरिंग करंट I, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट P लिया है मैंने ऑन द z एक्सिस। चश्मा उतार के आया करिए बाहर से चाप, है ना, चश्मा पहन के एंट्री मारना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए। तो हम कहेंगे, इधर ध्यान दो कि यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिंग है एक XY प्लेन में रखा हुआ है। रिंग XY प्लेन में रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये x एक्सिस है। अगर मैं इसको और आगे की तरफ स्ट्रेच करूं, पूरा यहां से ऐसा x एक्सिस जाता है और यहां से पूरा y एक्सिस जाता है, और उसको परपेंडिकुलर है z एक्सिस। हम थोड़ा उसको 3 डायमेंशनली देख रहे हैं। और देखो कैसा है कि हमको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। थोड़ा सा कुछ जगहों पे डिफर कर सकते हैं, मगर ये जगह पे डिफर मत करना, वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो खैर ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है कि जब इस वायर में करंट फ्लो होगा इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट P लिया है ऑन द z एक्सिस, है ना, पॉइंट O से, यानी सेंटर ऑफ द आपके रिंग से उसका डिस्टेंस कितना लिया मैंने, z ऑन द z एक्सिस। मुझे यहाँ पर इस पूरे लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगाने की है ना। पूरा समझ लो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हैं। एक रिंग है, एक सर्कुलर लूप है, उसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। वो करंट कितना कैरी कर रहा है, I। उसे कहाँ रखा गया है, XY प्लेन में। एक एक्सिस उसके सेंटर से निकलती है, Z एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल करती है। मुझे क्या पता लगाना है कि भैया इस पूरे लूप के वजह से, इस पूरे लूप के वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, मुझे पूरा पता लगाना है। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया DL, है ना, ऑफ दिस वायर, और इस एलिमेंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा पॉइंट P तक। ये वो पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पता लगानी है। इस R ने इस रेडियस कैपिटल R के साथ, ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस होगा ना, कैपिटल R के साथ एंगल थीटा बनाया है। इसके साथ कितना एंगल बनाया है उसने, थीटा। ओके चलो ठीक है। फिर मैं कहूँगा कि अब इस एलिमेंट के वजह से पॉइंट P और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r। इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आएगी, तो मैं लूँगा यहाँ पर यूज़ करूँगा बायोट-सैवर्ट लॉ। तो मैं बायोट-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। dB इज इक्वल्स टू, बेसिक फॉर्मूला मेरा पास क्या है, μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r², IDL sin थीटा अपॉन r²। ये बेसिक फॉर्मूला है, जहाँ पर I विच इज़ फ्लोइंग इन द वायर, DL इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर DL एंड वेक्टर R, यानी पोजीशन वेक्टर के बीच में का एंगल है। अब सवाल ये उठा कि देखो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ कहूँगा कि थीटा जो होता है हमेशा, यहाँ पर कोई भी आप पकड़ लो, वो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी हमेशा। बोले कैसे 90 डिग्री, कुछ भी बात कर रहे, है ना। तो जैसा इमेजिन करिए आप, किसी पास कुछ है सर्कुलर कड़ा वड़ा, कुछ रिंग जैसा कुछ है,
आज चूड़ी भी पहने होंगे ना, वो कुछ कड़ा दे दो। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं इमेजिन करूँगा कि देखो ये जो अब ये कड़ा जो सर्कुलर लूप है ना, इधर ध्यान दो। अब ये एक सर्कुलर लूप है, अब ये एक एलिमेंट है यहाँ पे, और ये एक पॉइंट है, बारीक वाली पेन दे वो दे, ब्लैक पेन। ये एलिमेंट है, ये अपना पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर। ये पोजीशन वेक्टर किसको जोड़ रहा है? ये पोजीशन आपके पॉइंट पी को जोड़ रहा है। अब गौर से देखो, कोई वेक्टर डीएल बोले तो क्या होता है यहाँ पे? वेक्टर डीएल बोले तो ये कड़े की जैसा छोटी सी लंबाई, जैसा मैं यहाँ पर उसको कलर कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखो, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि उसमें कर्व आ गया। उसमें कर्व नहीं आना चाहिए, इसमें स्ट्रेट लाइन जैसा आना चाहिए, इसका नेचर ऑलमोस्ट जैसा स्ट्रेट लाइन जैसा नेचर आना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से आपका पोजीशन वेक्टर आर है ना। अब हम कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर आर है, ये जो वेक्टर आर है और ये जो वेक्टर डीएल है, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, कैसे ये तो टिल्टेड है, ऐसा कैसा? क्योंकि हम जो एंगल देख रहे हैं, देखो थीटा जो एंगल है वो रेडियस का एंगल है, कैपिटल आर, और वेक्टर आर का है। बात किसकी चल रही है यहाँ पे? इस छोटे से एलिमेंट को। अब अगर मैं छोटा सा एलिमेंट को जूम करूंगा, इमेजिन कर लो, तो छोटे से एलिमेंट को मैंने जूम किया तो वो ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर मान लो उसी एलिमेंट को मैं जूम कर रहा हूँ, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखो आप खुद ही जिसको ऐसा देखने में हुआ है 90 डिग्री, है ना। इस तरह से अगर रखो तो आप ये जो टिल्टेड है, ये तो टिल्टेड किसके साथ टिल्टेड है? रेडियस के साथ, मगर एलिमेंट के साथ 90 डिग्री। इसी तरह का अगर मैं सपोज करो इसी रिंग का मैं इधर का एलिमेंट लेता हूँ डीएल, है ना, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ, है ना, वेक्टर आर, तो वंस अगेन आप अगर देखेंगे, वंस अगेन वो ऐसा आएगा, है ना। मतलब फिर से देखो क्या आ रहा, 90 डिग्री हो रहा हो, है ना। बस ये ऐसा घुमा दिया मैंने उसको। अगर आप इसका पीछे का हिस्सा लेते हैं, इसका पीछे का हिस्सा लेते हैं और अगेन पोजीशन वेक्टर आप लेंगे ऐसा, इसका एलिमेंट जो आने वाला है उसको जूम करूंगा एलिमेंट को, तो वो एलिमेंट ऐसा आ जाएगा। वंस अगेन आपको क्या नज़र आ रहा है? ये दिख रहा 90 डिग्री आपस में का, बस ये ऐसा झुक गया था वो यूँ इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग नोटिस ये कर रहे हैं, थैंक यू, तो कि यहाँ पर इनके बीच का एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री होती है। अब अगर थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है तो dB की वैल्यू क्या हो जाएगी? dB का फॉर्मूला बदल जाएगा, μ0/4π RdL अपॉन r² हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके ठीक है, चलो मान लिया। अब हमको अगर पूरे लूप का, अगर मुझे पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है तो हमने क्या करना पड़ता है? ऑफ कोर्स छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी उसका क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। मगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे कदम मत रखना, क्योंकि देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, है ना, उसका हर एलिमेंट की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका अलग अलग डायरेक्शन रहेगा। बोले कैसा? देखो अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस एलिमेंट के कारण जो सामने की तरफ है, इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, आप राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल, ये अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, और ये फिंगर्स पोजीशन वेक्टर, और पाम क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा है ना। अब देख, जस्ट इमेजिन कर, ये रिंग है, यहाँ इमेजिन करो रिंग है, ये करंट कैरी कर रहा, ओके। इसके सेंटर से वो पॉइंट निकला, ये पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना है। मैं इस रिंग के ये सामने का जो एलिमेंट है इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो पता लगाना चाहता हूँ। इस एलिमेंट में करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? ऐसा, है ना। तो भाई करंट का डायरेक्शन इस एलिमेंट में इस तरफ है और ये पोजीशन वेक्टर इधर है। तो जब मैं राइट हैंड पाम रूल लगाऊंगा, देखो ऐसा लगाऊंगा, मेरा हाथ ऐसा टेढ़ा करके, ये करंट का डायरेक्शन, ये पोजीशन वेक्टर जो पीछे की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड जाएगा। अब इससे क्या समझ में आ रहा कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर निकल रही है ना। इसी तरह से मैं हर एक एलिमेंट का अगर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसा आ रहा। अगर वही सर्कुलर लूप का इमेजिन हो रहा ना, ये सर्कुलर लूप है, इसका ये वाला एलिमेंट ले लिया मैंने, वेक्टर डीएल,
इसमें करंट इधर आ रहा है ना, और ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी को जोड़ रहा। मैं ये जानना चाहता हूं इस पोजीशन वेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो राइट हैंड पाम रूल, करंट ऐसा आ रहा, वेक्टर आर ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। यानी कि अगर मैं कहूं ये इस एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो ये इस तरह से इस तरफ आएगी, इजंट इट। तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरफ आने वाला है। अब अगर ये डायरेक्शन इस तरफ आएगा, जस्ट अ मोमेंट, अगर ये डायरेक्शन इस तरफ आएगा तो मैं इसके कंपोनेंट्स बना सकता हूं। एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, एक कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, और एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल टू जेड एक्सिस, जिसको बीजेड करके देते हैं अपन, द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज लाइंग अलोंग द जेड एक्सिस। और ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, ये एंगल रहेगा आपका थीटा। अब ये कैसा निकाल सकते हैं आप, देखो ये थीटा है, ये क्या है आपका 90 माइनस थीटा, सॉरी ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा। देखो ये थीटा, देखो गौर से, थीटा 90 माइनस थीटा। अब आप बोल रहे हो कहाँ से 90 नजर आ रहा, तो ये डायग्राम 3 डायमेंशनली निकाला गया है, ये सामने की तरफ है तो ये 90 है। ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखो फिर उसके बाद ये जो लाइन है ये थीटा हो गया, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा, और सॉरी ये थीटा हो जाएगा फिर, नॉट 90, ये 90 माइनस थीटा हुआ ना, तो ये थीटा हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री है, और फिर अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, इसको एंगल को मैं आखिरी में बताता हूँ लास्ट में। अब ये डायरेक्टली आप इतना याद रखो अभी का फिलहाल कि जेड एक्सिस के साथ उसने एंगल कितना बनाया थीटा। अगर ये थीटा है तो ये जेड एक्सिस के साथ भी एंगल कितना बनेगा उसका थीटा ही बनेगा। तो अब ऐसा है कि ठीक है, अब देखो एक एलिमेंट जो डीएल था उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये इस तरफ आया बाहर की तरफ। अगर ऐसा ही एलिमेंट मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेता हूं, जैसा डीएल इधर है ना, ऐसा ही एलिमेंट अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, गौर से देखिए, तो उसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरह से आएगी, इस तरफ ऐसा। दानिया सीधा बैठ चुपचाप। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, फिर इसको दो कंपोनेंट्स में बांटूंगा मैं, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। बात समझ रहे हैं आप? देखो ये एक लूप है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई इधर, वेक्टर बी इस तरफ आई, उसका बी जेड इधर आया, और इसका बी परपेंडिकुलर ऐसा आया, बी परपेंडिकुलर ऐसा आया, ये एलिमेंट की वजह से। एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट दूसरा एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा आएगा, इस तरफ आएगा। उसको दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे अपन, एक बी परपेंडिकुलर इधर और बी जेड इधर। तुमने नोटिस किया कि इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की वजह से जो बी परपेंडिकुलर आ रहा है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट आ रहा है, और इसी वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही बाकी के एलिमेंट भी क्या हो गए, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ बी जेड बचेगा। यानी कि अगर सपोज करो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना, अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन किसका लेना पड़ेगा, dz का लेना है ना, dbz का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, डी लगाना रह गया इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट अलोंग z एक्सिस, उसका लेना पड़ेगा अपने को। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलूंगा अरे यार मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, उसका z कंपोनेंट कितना आ रहा है, तो बोले यार वो तो आता है db cos थीटा, है ना। अगर मैं कहूँगा, गौर से देखो इधर बेटा, इस एलिमेंट के कारण इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर dB है, तो भाई आपके z एक्सिस पे वो कितनी होगी, तो भैया उसका हम लोग क्या लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। तो भैया dBz की वैल्यू क्या है, dB cos थीटा है। तो फिर मैं बोलूँगा b क्या होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB
कॉस थीटा। ये इंटीग्रेशन होगा किस चीज़ का बेटा? डी बी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। अच्छा चलो ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ डालो आप। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कितना है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कॉस थीटा यहाँ से बजाय यहाँ से निकालो। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो बोले ठीक है, एडजेसेंट साइड इसका कितना है? कैपिटल आर। हाइपोटेनियस कितना है? स्मॉल आर। ठीक है चलो भैया, ये हमारा ये हो गया। तो देखो मैं यहाँ इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का क्यूब। अब देखो यहाँ पर अगर इस वाले ट्राइंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर, या फिर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। स्क्वायर रूट ले रहे ना अपन उसका, तो रेज टू पावर 1/2। अब ये वैल्यू यहाँ पर डाल दो। देखो b इज इक्वल्स टू, मैं एक काम कर रहा हूँ, म्यू 0 अपॉन 4 पाई को बाहर निकाल रहा हूँ इंटीग्रेशन के, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ओके, इंटीग्रेशन r इंटू डी एल। और अब यहाँ पर स्मॉल r के जगह मैं यहाँ पर डालूंगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर, वो क्या हो जाएगा? 3/2। बोले 3/2 कैसे? देखो स्मॉल r की वैल्यू क्या है? R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ये किसकी वैल्यू है? स्मॉल r की वैल्यू है। सामने आ जाना। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 है। ये किसकी है? स्मॉल r की वैल्यू है। और स्मॉल r का क्या है? यहाँ पर क्यूब है। तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 का क्या लेना पड़ेगा? क्यूब लेना पड़ेगा। तो भैया वो हो जाएगा रेज टू पावर 3/2। ठीक है, आया समझ में? तो अब हमारे पास ये फिलहाल इक्वेशन बन जाती है। देयरफॉर b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। इसमें अगर देखा जाए गौर से तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि वहाँ पर वेरिएबल है, वो है dl। उसको छोड़ के सारी चीज़ें कांस्टेंट है। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द अर्थ, और जो पॉइंट आपने ले लिए उसका z तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना, तो ये हर चीज़ कांस्टेंट है। तो सिर्फ उसमें एक ही चीज़ है, वो है वेरिएबल, वो है dl। यानी इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही चीज़ का हो सकता है, दैट इज dl का इंटीग्रेशन हो सकता है। और अगर dl का इंटीग्रेशन करेंगे, एक सर्कुलर लूप के छोटे से एलिमेंट का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो पूरे सर्कुलर लूप का क्या बन जाता है? सरकमफरेंस बन जाता है। तो dl का इंटीग्रेशन आपको क्या देने वाला है? 2 पाई r, है ना, अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो हमारे पास ये आया पूरे सरकमफरेंस का 2 पाई r। तो अब हम लोग देखेंगे फिलहाल, तो फिर ये जो फॉर्मूला है ऐसा बन जाएगा। अगर मैं कैंसलेशन करूं, देखो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, या फिर एक काम करते हैं, इसमें पाई और पाई को कैंसिल करते हैं, 2 को कैंसिल करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। ओके, ये तो आया जो स्टेट बोर्ड के हिसाब से फॉर्मूला डिराइव करके पूछा गया था। वो गौर से सुनो, 2 मिनट ध्यान दो सब लोग। ये फॉर्मूला जो डेरिवेशन है वो किसके हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड है ना। अब अगर मैं इसमें आगे थोड़ा सा अलग हट के जाता हूँ फॉर एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पूरा कैलकुलेशन कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे, जेड एक्सिस की बजाय कहाँ पर है? एक्स एक्सिस। ये डायग्राम टिल्टेड ऐसा है। तो अब ये फॉर्मूला थोड़ा ऐसा लिखा जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, i इंटू, जस्ट अ मोमेंट, 2 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर, सॉरी नॉट जेड, एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, है ना। एनसीईआरटी में ये चीज़ को आप ऐसा मेंशन करते हैं। अब एक और बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आपने नोटिस किया होगा ये पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? एरिया किसका? सर्कुलर लूप का। तो इसी कारण से ये जो फॉर्मूला है आपका ऐसा भी लिखा जा सकता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, मैं नंबर 2 को पहले लिख देता हूँ, ट्वाइस IA
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, है ना। ये फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है। रिमेंबर, कभी भी इसको काटने की जल्दी नहीं करना। एनसीईआरटी कभी भी इसको काटने की जल्दी नहीं करता है। जैसे स्टेट बोर्ड में काट के अपन ने पाई हटा दिया, सब हटा दिया ना, क्यों? वो लोग मेंटेन करके रखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 को सेपरेटली। उसके दो कारण हैं। सीजीएस सिस्टम में 1 हो जाता, दूसरा कारण है इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। 4 इंटू 10⁻⁻7 होती है इसकी वैल्यू। म्यू ज़ीरो की वैल्यू क्या है? एयर की लिख के दिया था मैंने, 4 इंटू 10⁻⁻7, याद है, लिख के दिया हूँगा 4 इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। तो अगर मैंने वैल्यू डाला, मान लो ये मेरे को एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए पूछा गया है, तो मैं ये फॉर्मूला लेने के बजाय ये फॉर्मूला लिखूँ और इस पूरे जगह डायरेक्टली 10⁻⁻7 डालूँ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन मेंटेन करके चलते थे 1/4πε0, उसकी जगह डायरेक्ट ताकि अपन वैल्यू डाल सकें 9 इंटू 10⁻9। तो इसीलिए एनसीईआरटी में कभी भी इसको जल्दबाजी नहीं की गई है। मैं पूरा यहाँ तक ला लिया बोर्ड के हिसाब से, मगर इस बात को ध्यान रखो, अपन इसको सेपरेट रख के ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना, है ना। अब चलो ठीक है, ये था सिंगल टर्न ऑफ वायर के लिए। ये क्या था? सिंगल टर्न ऑफ वायर के लिए। अगर वायर में मल्टीपल टर्न्स रहे, फॉर n टर्न्स ऑफ वायर, फॉर n टर्न्स ऑफ वायर, ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π ट्वाइस ni पाई आर स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, है ना। इस तरह का ये फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π ट्वाइस ni पाई आर स्क्वायर, है ना। या फिर आप इसको यहाँ पर भी ऐसा भी लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π, नंबर ऑफ टर्न्स मैं यहाँ डाल देता हूँ, ट्वाइस NIA अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। आया समझ में? अगर वायर में n टर्न्स रहे, मतलब एक बार नहीं है लूप, ऐसा कई बार लूप को लपेटा गया है, तब आया क्या समझ में डेरिवेशन? देखो फिर से अच्छे से एक बार देख लो, बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में आने के चांसेस है। देख लो एक बार अच्छे से। एक सर्कुलर लूप था, रेडियस कैपिटल R था, करंट I कैरी कर रहा था। एक पॉइंट P लिया गया ऑन द Z एक्सिस, क्योंकि लूप XY प्लेन में रखा गया है और उसका एक्सिस अलॉन्ग द Z एक्सिस ट्रैवल कर रहा है। पॉइंट P विच इज द डिस्टेंस स्मॉल z, हमको वहाँ पर उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पूरे लूप के वजह से निकालना है। एक छोटा सा एलिमेंट लिया, मैंने कहा कि भैया इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की ताकत यहाँ कितनी होगी, तो हमने कहा कि देखो भैया इस यहाँ पर जो ताकत होगी dB होगी। तो अब इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को मैं बायोट-सैवर्ट लॉ से देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। मगर जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि DL और वेक्टर R के बीच का एंगल हमेशा कैसा रहेगा? 90 डिग्री ही रहेगा। ये तो इसीलिए ये साइन 90 आने वाला है 1, ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर ऐसा लिखा जा सकता है। फिर मैं फोकस करता हूँ उसके डायरेक्शन पे। मैंने ये देखा कि इसका जो डायरेक्शन आएगा वेक्टर DB का, हमेशा ये XY प्लेन को कैसा आएगा? इस तरह से आएगा, परपेंडिकुलर आएगा वो, है ना। DB इस तरह से बाहर की तरफ ऐसा आता हुआ ये नज़र आएगा। इसको दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल टू Z एक्सिस। मान लो इसने यहाँ पर एंगल थीटा बनाया, उसको दो कंपोनेंट्स में बांटे आपने, DB cos थीटा और DB sin थीटा, है ना। हर एक एलिमेंट के DB sin थीटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और हर एक एलिमेंट का DB cos थीटा जो क्या होगा? ऐड होगा। तो इसी वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप की निकालना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड DBZ यानी DB cos थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, DB cos थीटा को इंटीग्रेट करने का हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले DB की वैल्यू यहाँ से उठा के डालते हैं, सॉरी यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 4π आइडियल अपॉन R स्क्वायर। cos थीटा हम लोग यहाँ पर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल R इंटू स्मॉल r, है ना। फिर ठीक है, ये लगाया हम लोग ने, फॉर्मूला यहाँ लिखा, फिर ये R³ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा कि देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो स्मॉल r स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम के तहत कैपिटल R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर लिख सकते हैं, या स्मॉल r को अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। फिर उसकी जगह मैंने यहाँ पर डाला तो ये 3/2 हो गया। अब इंटीग्रेट करूँगा तो मैंने देखा कि भैया यहाँ पर DL को छोड़ के सब कॉन्स्टेंट है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा? DL का। तो जब भी किसी एलिमेंट का इंटीग्रेशन होता है वो सर्कुलर लूप में कन्वर्ट होता है, तो उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 2πr, सर्कमफरेंस के बराबर। तो मैंने 2πr डाला। अब यहाँ से मैं जो बड़ा स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बढ़ा, मैंने 2 को इसके साथ कैंसिल किया, पाई कैंसिल किया, म्यू नॉट I अपॉन 2 R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। स्टेट बोर्ड में आपको ये इक्वेशन बना के दिखाना है, आपको ये इक्वेशन बना के दिखाएंगे, उनको नहीं समझेगा, है ना, उनको ये बना के दिखाना है। अब क्या है, एनसीईआरटी में हमने क्या कहा कि इसको कैसा दिया हुआ है, उन्होंने इसको कैंसिल नहीं किया, म्यू नॉट अपॉन 4π को सेपरेट रखा। हाँ जी,
ये आई अलग आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ ये आर और ये आर स्क्वायर, और ये इक्वेशन एज इट इज़ है। फिर मैंने कहा कि देखो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये एरिया ऑफ द लूप बताता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्वाइस आई ए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। फिर हमने कहा कि अगर उस लूप में एक ही टर्न ना होकर कई सारे ऐसे वायर को लपेटा गया है बार बार, उसमें n टर्न्स हैं, तो ये वाला फॉर्मूला अब कैसा लिखा जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एन आई पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर को एरिया बना दो, ट्वाइस एन आई ए कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, नोट कर लीजिए, बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, नोट करो फटाफट। चलिए वो एंगल का बता देता हूँ आपको कैसे आया ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, उसमें से अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, थीटा, क्योंकि अगर दो 90 डिग्री के हैं और एक लाइन बीच में से जा रही है, उसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, थीटा होगा, उस हिसाब से ये हो गया आपका थीटा। अब देखो ये लाइन और ये लाइन dB इसको वेक्टर आर को परपेंडिकुलर होता है, तो वंस अगेन ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो अब अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन तो करना नहीं है तुमको एग्जाम में कि कैसे आया, तुमको सिर्फ डायरेक्ट वहाँ लिख देना, ये सिर्फ तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए कि ये कैसे आया। क्या चीज़, 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -7, 4 पाई, वो तो लिखाया हो ना, मैंने लिखाया ना ये वैल्यू, 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। तुम बायोट-सेवर्ट लॉ के स्टेटमेंट में जाओ एक बार, बायोट-सेवर्ट लॉ एक्सप्लेनेशन होगा जहाँ पर शुरू में, बायोट-सेवर्ट वहाँ देखो, म्यू नॉट वेयर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू लिखाया होगा मैंने। चलिए इसी में कुछ आगे हमको पॉइंट्स बढ़ाते हुए नोट डाउन करना है। देखो नोट, मैग्नेटिक फील्ड at the center of the loop, magnetic field at the center of the loop। अगर मान के चलो मैं लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, बाहर नहीं हूँ इस बार, मैं सेंटर में आ गया हूँ, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, बेसिक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, वो वाला सबसे पहला वाला फॉर्मूला देखो, है ना, 2i पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है ना वो, x की वैल्यू क्या होगी, 0। अब यहाँ क्या होगा फिर, b इक्वल्स टू पाई कटेगा, 2 कटेगा, ये 2 कट जाएगा, म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 R का पावर 3, R स्क्वायर उसका पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, R का पावर 3। फिर क्या हो जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस R। ये शायद अगर आपको याद होगा, ये फॉर्मूला आप दूसरी बार देख रहे हैं सेंटर के लिए। इससे पहले एक सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला निकाले थे कल अपने, उसको मैंने कहा था, आपको बताया था कि अगर इसी को मैं इंटीग्रेट करके पूरे सर्कुलर लूप के लिए बना लूँ तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस R। ठीक है, फिर उसके बाद
अगर मैं रेशियो लेता हूं सेकेंड, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड on its axis is, देखो B सेंटर अपॉन B एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। जब भी आप B सेंटर अपॉन B एक्सिस आप करेंगे, जैसा कि ऊपर वो वाला फॉर्मूला ले लो, कौन सा जो अपन ने बोर्ड में निकाले थे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या करो, एक्स स्क्वायर। तो जब वो फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये वैल्यू लगातार क्या आएगी, ये आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अरे इसमें एक चीज़ ऐड करना आपने, फॉर n टर्न्स, मगर आप मान लो कि चलो कि आपको सेंटर पे ही निकालना है मगर लूप के अंदर n टर्न्स है, तो म्यू नॉट एन आई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R, म्यू नॉट एन आई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। ठीक है, नेक्स्ट, इफ x इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब वो पॉइंट जहां पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पता लगानी है वो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। इन दैट सिचुएशन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर कैन बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेशन में इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली। तो अब ये जो फॉर्मूला आपका आया था वो बदल जाएगा, देयरफॉर b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। एक्स स्क्वायर रेज टू पावर ना, कैपिटल R स्क्वायर तो निगलेक्ट कर डाले अपन ने, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, है ना। और अगर आप इसको फर्दर और सॉल्व करना चाहते हैं काट के, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। मगर जैसे मैंने बताया अक्सर फॉर्मूले को इस तरह से मेंटेन किया जाता है। Next, if we have two concentric circular loop in same plane of radii R1 and R2 carrying current I as shown। मान के चलो आपके पास दो आपके कॉन्सेंट्रिक लूप्स है, जैसे कि एक ये लूप दिया हुआ है केस 1 जिसमें करंट जो है
दोनों भी लूप में हैं I और I, वो करंट साथ ही साथ सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस लूप का रेडियस R1 है और इस लूप का रेडियस R2 है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी? इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे यहाँ पर था ना म्यू नॉट अपॉन 4, या फिर म्यू नॉट I अपॉन 2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये रहेगा म्यू नॉट I अपॉन 2, 1 अपॉन R1 और अपॉन 1 अपॉन R2। या इसको इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर मैं यहाँ पर ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मेंटेन रखना चाहता हूँ तो ये फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं अपन। क्या बोल रहे हैं? 1 अपॉन, क्योंकि दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो सेम आएगा, है ना। जैसे देखो ये अंदर का जो सर्कुलर लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? राइट हैंड रूल का, है ना। और मैं कहूँगा इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किधर आएगा? वंस अगेन बाहर की तरफ, तो इसीलिए ऐड कर रहे हैं। और अगर सपोज करो मैं सिचुएशन ऐसी देखता हूँ कि देखो भैया ये करंट I कैरी कर रहा है, ये करंट I कैरी कर रहा है, इसका रेडियस है R1, अच्छा स्मॉल R1 है ना, चलो जान दो, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्मॉल R2। अगर आपने लिखे नहीं होंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिख देना R1 को। तो अब मैं कहूँगा अब पॉइंट O पे यानी कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या आएगी? तो इट विल बी B म्यू नॉट I अपॉन 2। कोई बताएगा क्या आएगा? माइनस आना चाहिए, क्योंकि अंदर के लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगी? बाहर की तरफ। और वो बाहरी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगी? अंदर की तरफ। स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा रहेगी? जिसका रेडियस कम है ना। तो ये अंदर वाले लूप का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, यानी B1 माइनस B2। तो फिर आप लिखेंगे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। वंस अगेन अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मेंटेन करूं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस पाई I 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। समझ में आया? Next, if plane of both coils are perpendicular to each other, मान लो दो सेम रेडियस के कॉइल हैं, ये करंट I या I1 इधर लेके जा रहा है और ये दूसरा कॉइल है सेम रेडियस का, इमेजिन कर लीजिए आप, ये करंट कुछ इस तरफ से लेके जा रहा है I2, रेडियस दोनों का सेम है। तो मैं बोलूँगा भैया B1 की वैल्यू क्या आएगी? ये रहेगा म्यू नॉट I1 अपॉन ट्वाइस R। B2 की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट I2 अपॉन ट्वाइस R। व्हाट डू यू से कि अब क्या आना चाहिए? नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक दूसरे में फंसे हुए हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आना चाहिए? ये परपेंडिकुलर है आपस में, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो कैसी होगी? आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अंदर वाला लूप, ये ऐसा आड़ा लूप जो हॉरिजॉन्टल लूप है, उसमें करंट ऐसा कैरी हो रहा, वायर ऐसा, तो आप राइट हैंड को ऐसा कर्ल करोगे, अंगूठा किधर आ रहा? ऊपर। तो ये वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, है ना। और अगर मैं देखूंगा कि ये ऐसा ऐसा जा रहा, तो ये ऐसा करूंगा तो आपका उस साइड में आ रहा B2,
तो B1 और B2 आपस में क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो B1 और B2 आपस में परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब यहाँ कॉमन क्या चीज़ है, म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस आर। तो म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस आर कॉमन है, तो यहाँ अंडर रूट ऑफ क्या बच जाएगा, सिर्फ I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। और अगर सपोज करो I1 और I2 भी सेम है अगर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस आर इंटू रूट 2, अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा ना। जिसको और आगे सॉल्व करने पे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट I अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ R। आई बार समझ में, लिख लो। इस सेकंड वाला पॉइंट हो गया। If current enters in a geometrical symmetric closed loop, then magnetic field at the center is 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है, इस तरह से करंट लेके जा रहा है, पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे है वो 0 रहेगा। या पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे। इवन आपका मान लो कि ये जो लूप कनेक्टेड है इस तरह से कनेक्टेड है, करंट I यहाँ से एंटर हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है 0 रहेगी यहाँ पर सेंटर पे। या फिर एक स्क्वायर लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर 0 है। या फिर एक रेक्टेंगुलर हिली लूप ही क्यों ना हो, यहाँ से ऐसा जा रहा हो, करंट I यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। इवन इफ द लूप इज ट्रायंगुलर, करंट I यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 0 हो जाएगी। तो इन ऑल द केसेस BC की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। इन ऑल द केसेस BC की वैल्यू 0 है। किंतु परंतु बताते हैं, किंतु परंतु क्या है। फिफ्थ वाला हुआ क्या पॉइंट? अच्छा ठीक है, फोर्थ वाला हो गया ना, ठीक है।
चलो हुआ। हाँ, अब मैं आपको एक कुछ ट्रिकी पॉइंट बताने जा रहा हूं। वॉच आउट। दो आपके सामने क्लोज लूप्स है, दोनों में आपको लग रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में 0 होगा, मगर ऐसा नहीं है ना। क्या होगा, कई बार होता है अक्सर ऐसा, हम ही पढ़ते हैं ना कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और मैं बोल भी देता हूँ कि भाई 90% क्वेश्चन में ऐसे ही आता है। 90 बोला है, 10% की अभी भी संभावना बाकी है। एक आध सिचुएशन ऐसी आ सकती है, जैसे कि सेकंड वाली सिचुएशन में दी गई है, आपसे पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस क्लोज लूप क्या रहेगा, आप बोलेंगे 0 और आंसर निकलेगा गलत। कुछ फर्क नजर आएगा बहुत बड़ा। हो सकता है कि ये I1 I2 ना भी दिए तो चलेगा, ये कभी कभार नहीं भी होता है। याद रखना है, यहाँ I1 और I2 लिखा था, कभी होता है कभी नहीं भी होता है। अब ज़रा ऐसा देखोगे तो शायद ज़्यादा क्लियरली समझ में आए आपको कुछ फ़र्क। अब देखिए, एक बात बता मुझे, लॉजिकली एक बात बता, पहले यहाँ सोच, यहाँ से मैग्नेट करंट जाएगा इधर, वो देखेगा कि मेरे पास दो रास्ते हैं, ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है। तो लॉन्ग कट में थोड़ा सा करंट जाएगा, शॉर्टकट में ज़्यादा करंट जाएगा। तो जब भी करंट अपने आप को बांटता है तो सामने मौजूद रेजिस्टेंस के हिसाब से बांटता है। इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना। तो देखो गौर से सुनो एक एक बात को, यहाँ कम करंट फ्लो होगा, यहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अभी इसको सर्कुलर आर्क की तरह समझ के चलो। सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, देखो तो। सर्कुलर आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा, ऐसा कुछ था ना कि 2πr था वो, 4πr इंटू थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा। अब भाई गौर से सुनो मेरी बात को, एक एक बात को सुनो गौर से। मैग्नेटिक फील्ड 3 बातों पे डिपेंड कर रही है, आई, थीटा एंड आर, आई, थीटा एंड आर, है ना। अब इधर देखो यहाँ पर गौर से, यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में देखेंगे तुम, ऊपर वाले लूप में करंट आई है, नीचे वाले लूप में भी करंट आई ही है, मगर इसका थीटा बड़ा रहेगा, इसका थीटा छोटा रहेगा। ऊपर वाले लूप के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी फिर वो ज़्यादा रहेगी, और नीचे वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो कम रहेगी। ऊपर वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, नीचे वाले लूप की वजह से बाहर की तरफ। ऊपर वाले लूप का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, नीचे वाले का स्ट्रेंथ कम। तो भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाली जाएगी। तो क्या माइनस करने के बाद वो 0 आ रहा क्या? हाँ, ऊपर वाले लूप की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, नीचे वाले लूप की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है ना। तो टोटल निकालेंगे तो वो 0 नहीं हो रहा है। बात समझ में आई ना आपको? तो भैया ये तो 0 नहीं हो रहा है। बट अब यहाँ देखो, करंट आया, करंट बड़ा समझदार है, वो देखता है कि भैया ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है और ये रेजिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना। मान लो कि रेजिस्टेंस 2/3 है, मतलब ये मान लो ये 60 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, नहीं कितना होगा, 360 का 2/3 कितना होगा, 120 होगा ना, 2/3 120 डिग्री होगा। हाँ, तो मान लो कि ये 120 डिग्री है और बचता क्या, फिर 360 में 120 माइनस करे तो 240, तो 240 डिग्री ये है, 240 डिग्री ये है ना। अब गौर से देखो यहाँ पे, तो देखो वो क्या करेगा कि ये देखा कि ये एंगल क्या है, 1/3 है, ये एंगल क्या है, 1/3।
और ये वाला एंगल क्या है, 2/3 है। तो ये एंगल 1/3 है, तो करंट यहाँ पर 2/3 चला जाएगा। करंट कितना चले जा रहा है यहाँ पर, 2/3। एंगल कितना था, 1/3 ऑफ टोटल एंगल 360 डिग्री का 1/3 एंगल ये था, और ऊपर वाला एंगल पूरे 360 डिग्री का 2/3 एंगल था। ये बात समझ में आई। तो हम कहेंगे अब करंट क्या करेगा, बैलेंस रखने के लिए क्या करेगा कि ये 2/3 को, है ना, 2/3 को क्या करेगा, या 1/3 एंगल को क्या करेगा, 2/3 करंट देगा। 1/3 एंगल को क्या करेगा, 2/3 करंट देगा, और बाद में आपके 2/3 एंगल को क्या करेगा, 1/3 कर। ये बैलेंस क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस। जैसे कि अगर मान लो कि कभी भी दो कंट्रीज़ का विभाजन हो रहा है ना, जब दो कंट्रीज आपस में बढ़ते हैं, तो अगर एक कंट्री साइज़ में, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बड़ी है और दूसरी कंट्री उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो यूएनओ क्या करता है बैलेंस रखने के लिए, है ना, जिसकी साइज़ कम रहती है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स और बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें देता है, क्योंकि अगर ये बड़ी कंट्रीज़ पे हमला करे, है ना, तो भैया ये इसको काउंटर कर सके इफ़ेक्टिवली। ये होता है जब भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, क्योंकि अगर ये कमज़ोर रहा, ये अलग है, पहली पॉपुलेशन में कम है, ये ऑलरेडी क्या है, पॉपुलेशन में कम है, और अगर मैं क्या करते हैं कि हम बराबर बराबर बांटने की कोशिश करें कि भाई ठीक है बराबर बराबर बांटेंगे, अपन एक काम करेंगे कि भैया तुम जो है ए नाम का कोई कंट्री है, उसमें से बी नाम का कंट्री अलग हुआ, बी कंट्री छोटा सा, ए कंट्री बड़ा है, हमारे पास बोले क्या है, तो बोले 100 एयरक्राफ्ट है, 50 तुम रखो 50 तुम रखो। अगर ऐसा करेंगे बांटेंगे तो वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पॉपुलेशन में क्या है, ज़्यादा है, वो एक हमला करेंगे, एक झटके में इनको ख़त्म कर सकते हैं। तो इनको बैलेंस रखने के लिए इनको क्या करते, वो ज़्यादा वेपन्स देते, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हाईटेक वेपन्स देते। तो वैसे ही क्या हुआ कि इसको मालूम है कि ये एंगल क्या है, ज़्यादा है, तो इसको कम करंट देंगे, और ये एंगल कैसा है, कम है, तो इसको ज़्यादा करंट देंगे। इस हिसाब से क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। और ये बैलेंस क्या होता है कि भैया इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही अंदर की तरफ, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही बाहर की तरफ, वो क्या होती है, बैलेंस हो जाती है, सेम हो जाती है। मगर यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ, है ना, ये ऑलरेडी थीटा इसका ज़्यादा है और इसका थीटा क्या है, कम है। तो क्योंकि इसका थीटा ज़्यादा है और तुमने आई सेम करंट देके रखा, तो भले ही आई सेम है मगर थीटा तो ज़्यादा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऊपर वाले की क्या होगी, ज़्यादा होगी, नीचे वाले की कम होगी, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। ये बात को ध्यान में रखना है। मॉड्यूल में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस है बहुत सारे हैं, जिसमें लगा ऑप्शन में भी ज़ीरो दिया हुआ है ना, फर्स्ट स्ट्रोक में हर कोई ज़ीरो हिट करेगा, फिर बाद में ये गौर से देखना कैसे पहचानेंगे, अगर करंट आए दिया हुआ है, यहाँ पर बाहर की तरफ दिया हुआ है, करंट आए बाहर की तरफ दिया हुआ है, और ये दो अनइक्वल उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, तो वो पॉसिबल है कि भैया वो अपने आप बढ़ जाएंगे हिसाब से और बैलेंस क्रिएट कर देंगे। मगर मान लो कि अनइक्वल में बटे हुए हैं, ऊपर भी करंट आए हैं, नीचे भी करंट आए हैं, जिससे स्क्वायर लूप में भी इसमें भी हो सकता कि यहाँ आए और यहाँ आए दे दिया, तो ये गलत हो जा रहा है आपका, ये बैलेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लो। बातें नहीं, करंट थ्रू, इधर ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो। बॉयज औरतों के जैसा बातें करना बंद करो और इधर फोकस करो। What is the magnitude of magnetic field at P question mark BP is equals to PB dash is equals to R।
first option b equals to mu naught upon 4 pi I upon twice r, mu naught upon 4 pi twice I upon r, b equals to mu naught upon 4 pi I by r, and last option is 0. पेन क्यों चल रहा है ऐसे यार? और डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए बी सी, करंट आई कैरी कर रहा है. ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये करंट आई कैरी कर रहा है. बातें नहीं, ये बीचों बीच उनके पॉइंट पी है. चलो ये सॉल्व करके दिखाओ. उधर का हो गया, नोट लिखना. Next, a current capital I is flowing through the loop. एक करंट है कैपिटल I is flowing through the loop. Full stop. The direction of current and shape of the loop are as shown in figure. Direction of the current and are shown in figure. The magnetic field at the center of the loop is MA is equals to R, MB is equals to twice R. Angle DMA is equals to 90 degree. So first option is given as 5 by 16 mu naught I upon R. Second option is 5 by 16 mu naught I upon R. Third option 7 by 16 mu naught I upon R.
लास्ट ऑप्शन 7/16 म्यू नॉट आई अपॉन आर, इस तरह से। और ये जो डायग्राम आपको दिया गया है ए बी सी डी एम, और यहाँ से करंट आए जाएगा और यहाँ से करंट आए इधर आएगा। बातें नहीं। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर आप 4 सेक्शंस को इमेजिन कर सकते हैं। ए बी बी सी, ये 2 सेक्शन हो गए, ए डैश बी डैश और बी डैश सी डैश। ये चारों सेक्शन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पैदा हुई। अब ऐसा है कि ये और ये सेक्शन को हम लोग निगलेक्ट करेंगे। कोई बता सकता है क्यों निगलेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि जो पॉइंट P है वो वायर के एक्सिस पे आ रहा है, और जो पॉइंट वायर के एक्सिस पे आता है उसके वजह वायर की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत होती है वो 0 होती है। तो इनके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आ गया? फर्दर बचेगा ये। अब ये हम लोग ऐसा इमेजिन करके चलेंगे कि भैया ये काफ़ी बड़ा वायर है, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, और ये इसके कहाँ पर आ रहा है? H पर आ रहा है। सेमी इन्फाइनेट वायर वाला फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। सबसे पहले तो देखो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी किधर आएगी? करंट इधर जा रहा है, पॉइंट ऊपर है, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ आ रही है? इनवर्स। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ आ रही है? इनवर्स। पॉइंट P पे को कहाँ आ रही है? इनवर्स। गौर से देखना, और कभी भी जल्दबाजी में मत करना फैसला हाँ ये 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं करके देखना। करंट आए है ना, पॉइंट P ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है इसके वजह से अंदर की तरफ। अच्छा, अब इसके वजह से कहाँ आएगी? इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? करंट कहाँ है? इधर है। वो पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है वो नीचे है। जरा पता लगाओ मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? अगेन इनवर्स ही जा रही। मतलब दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही पॉइंट P पे वो अंदर ही आ रही है। ये वायर का लेंथ, ये वायर का लेंथ सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन सेम है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो B नेट आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ B रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड एट द यहां पर सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। आर है ना, स्मॉल आर है ना, हाँ। तो भैया ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट ट्वाइस आई 4π अपॉन स्मॉल आर। कौन सा ऑप्शन हो जा रहा फिर? सेकंड ऑप्शन। आया समझ में? तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। जब तक उसके बारे में सोचो, फिर सर्कुलर आर्क वाले फॉर्मूले लगाओ, डायरेक्शन के साथ बताओ कि भैया कौन सा डायरेक्शन सही रहेगा। ठीक है, जब तक मैं यहाँ दूसरा फॉर्मूला क्वेश्चन कोट करता हूँ। ये क्वेश्चन हो चुका है ना आप लोगों का? A long
straight wire is turned into a loop of radius 10 centimeter. First off, if a current of 8 amperes is passed through the loop, comma, then the value of the magnetic field and its direction at the center, capital C, of the loop shall be close to. First option, 5.0 into 10 raised to power minus 5 Newton per ampere upwards. Second option, 3.4 into 10 raised to power minus 5 Newton per ampere downwards. Third option, 1.6 into 10 raised to power minus 5 Newton per ampere meter, ampere meter downwards. (3.4 into 10 raised to power minus 5 Newton per ampere meter upwards. चलिए करिए कैलकुलेट. हाँ, डायग्राम रह गया इसमें. इसका डायग्राम हम कुछ ऐसा बनाएंगे. एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. और ये करंट I इक्वल्स टू 8 एम्पियर्स कैरी कर रहा है. आया क्या इधर का? ये वाला जमा. ये एंगल कितना है? 270 डिग्री. और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. ये एंगल है 90 डिग्री और ये है 270 डिग्री. देखो, चलो दो सेक्शंस पकड़ते हैं अपन. ये वाला छोटा वाला सर्कल फर्स्ट सेक्शन, सर्कल नहीं वो बोलेंगे, कर्व, आर्क. और ये वाला आर्क जो है उसको सेकंड सेक्शन में पकड़ के चलता हूँ. B1 की वैल्यू क्या आएगी? तो B1 की वैल्यू आएगी μ0I अपॉन 4 πr. R कैपिटल R है ना. ये एंगल 270 डिग्री, 270 को क्या बोलते हैं अपन? 3π/2. तो 3π/2. कुछ चीज़ें कैंसिल होगी, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा 3 μ0I अपॉन 8R. ठीक है ना. ये B1 हो गया.
अब इसी तरह B2 ये वाला सेक्शन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये एंगल कितना आ रहा, आर नहीं बोलना चाहिए, ट्वाइस आर बोलना चाहिए, क्योंकि ये रेडियस ट्वाइस आर है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ये रेडियस ट्वाइस आर है, ये रेडियस छोटा वाला सर्कल का रेडियस आर है, ये ट्वाइस आर, और ये फिर हो जाएगा आपका एंगल 90 डिग्री है तो जस्ट पाई बाय 2, पाई और पाई हो गया कैंसर, 2 4 8 16, तो B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर, ये B2 आ गया। अब चलो ये B1 आ गया, B2 आ गया। अब देखो इनके बीच का डायरेक्शन क्या रहा है इनका, देखो ये छोटा वाला लूप जो है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, बड़े वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऑपोजिट। तो B नेट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, B1 माइनस B2। जब मैं B1 माइनस B2 करूंगा तो जो चीज़ें कॉमन है वो बाहर निकालो, जैसे म्यू नॉट आई अपॉन आर कॉमन है वो बाहर निकाल लो, बचा क्या 3/8 माइनस 1/16। तो इसको मैं अगर डिनोमिनेटर को सेम करूं तो ये हो जाएगा 6/16, और 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/16 म्यू नॉट आई अपॉन आर, 5/16 म्यू नॉट आई अपॉन आर। बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ 2 है, म्यू नॉट आई अपॉन आर 2 है। अब इसमें से चलेगी किसकी, जिसका रेडियस सबसे कम हो। तो भैया रेडियस इसका कम है, करंट तो सेम है ना, इसका एंगल भी बड़ा है, ऊपर से रेडियस भी छोटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा रहेगी। और इसने क्या बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, अंदर। इस वाले ने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, बाहर। एक मिनट रुको, नहीं, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, अंदर जा रही, सॉरी, ये इसकी वजह से अंदर, तो ये प्लस होगा, माय मिस्टेक, प्लस होगा, ये प्लस होगा। तो अगर ये प्लस हो रहा तो ये 7/16 हो जाएगा, 7/16 म्यू नॉट आई अपॉन आर, और इनवर्ट्स, तो मतलब ये हो जाएगा लास्ट ऑप्शन 7। दोनों वजह से ना, ऊपर वाला लूप भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर भेज रहा, नीचे वाला भी अंदर ही भेज रहा है ना। तो फिर ये हाथ को करो ना ऐसा, अकॉर्डिंग कहाँ आया, इसको इधर करो, अंदर ही आया ना दोनों की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, तो ऐड ऑन हो जाएगा। चलिए फिर लास्ट प्रॉब्लम कर लो, ये वाला। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर जो है, हाँ लास्ट वाला ही है उसका, 7/16 म्यू नॉट आई अपॉन आर इनवर्ट्स। ये देखो यहाँ पे एक काफ़ी लॉन्ग वायर है, मतलब इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, और वो करंट कैरी करके ले जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये करंट आए ऊपर की तरफ कैरी करके ले जा रहा है, मगर ये वायर सीधा सीधा नहीं गया, ये ऐसा, फिर बाद में एक लूप बना छोटा सा, फिर आगे गया। तो यहाँ पर करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा होगा, जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि भैया टोटल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी पता लगाओ। अगेन यहाँ जो प्रेजेंट सर्किट डायग्राम है उसे 2 सेक्शंस में बांटो। एक सेक्शन ये जो एक बड़े इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की तरह नज़र आ रहा है, और एक सेक्शन ये जो सर्कुलर लूप की तरह नज़र आ रहा है। तो ये सेक्शन फर्स्ट है, ये सेक्शन सेकेंड है। ओके, अब चलो सेपरेटली हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड सॉल्व कैलकुलेट करते हैं। कि देखो ये एक पहला वाला सेक्शन जो कि एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, तो B1 क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ट्वाइस आई अपॉन आर। कुछ समझ में आया क्या, कुछ समझ में आया क्या? मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको क्या बनाया 4 पाई। क्यों बनाया, क्योंकि उसकी कांस्टेंट वैल्यू मैं जानता हूँ, 10⁻⁻7 होता है। 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है
8 एम्पियर्स। करंट कितना है 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर यानी 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। 16 इंटू 10⁻6 टेस्ला। 2 8 16 -7 -1 -6 टेस्ला। ओके, ये B1 है। ये क्या है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात चल रही थी। अब बात करते हैं इसकी B2 की। ये तो एक सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या आएगी यार, उसका तो फॉर्मूला क्या है, μ0I/2r। यही फॉर्मूला है ना उसका। अब आपको μ0 की जो असल वैल्यू है वही डालना पड़ेगी। वो क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू है 8, 2 इंटू 0.1। देखो इधर 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 16 पाई इंटू 10⁻⁻6। जरा 16 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। 16 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है। या फिर एक काम करो, मत करो, दिमाग से खेलेंगे। 16 पाई चीज रखो, इसको एज इट इज रहने दो। अब देखो पहली बात, इसको हम लोग ने एज इट इज रहने दिया। हम लोग देखेंगे दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है एट O, उसका डायरेक्शन क्या है। ये कहाँ ले जा रहा है करंट, सीधा इधर। हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करनी है, सब लोग भाई छापो मत, इधर ध्यान दो सब। करंट कहाँ जा रहा है, सीधा ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करनी है, सेंटर O पे। तो देखते हैं इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, इनवर्स है ना। करंट का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर, पाम किधर आया, अंदर। तो B1 का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर। अच्छा ठीक है, अब इसने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, राइट हैंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ठीक है, ये बोल रहा मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगी, ये बोल रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी। चलेगी उसकी जिसका पावर ज़्यादा है। किसका पावर ज़्यादा है ना, B1 का नहीं, B2 का, यानी किस, इस रिंग का पावर ज़्यादा है। तो भैया हम इसकी डायरेक्शन को मान के चलेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी, यानी कि अपवर्ड्स रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ यानी कि अपवर्ड्स। ठीक है, ये तो पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगी, अपवर्ड्स रहेगी, मगर होगी कितनी, बहुत आसान है। B नेट इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगा, B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 करेंगे। B2 कितना है 16 पाई इंटू 10⁻⁻16। 6 है ना, सॉरी वो तो बोलूँ मैं कैसे आ रहा, -6 -16 इंटू 10⁻16 ही है ना, -6। ओके, 16 और 10 का पावर -6 कॉमन निकालो, पाई -1 अंदर रह जाएगा। अच्छा अब बताओ पाई की वैल्यू क्या है 3.14, -1 इंटू 10⁻⁻1। ये क्या हो जाएगा 2.14। 16 मल्टीप्लाई बाय 2.14 इंटू 10⁻⁻6। जरा बताओ 16 मल्टीप्लाई बाय 2.14 कितना हो रहा, अराउंड भी बताओ चलेगा। 3.4 तो नहीं होगा, वो 34 होगा हो सब भले। हाँ 16 2 ज़ा 32 होता, 34.24 10⁻⁻6। एक दे दो इधर इसको, 3.424 10⁻⁻5 टेस्ला, और बाहर की तरफ है ना, यानी कौन सा वाला, लास्ट ऑप्शन। समझ में आया। तो ये इस तरह से बायोट सेवर्ट लॉ के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लूप्स के बहुत आते हैं। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, नोट्स में दिए हुए हैं, उसके अलावा भी कहीं अगर मिलता है तो प्रैक्टिस करो।